नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अर्थात बीपीएसएससी के द्वारा बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती कराई गई है उसके प्रश्न पत्र को लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं और उसको एक सीरीज में हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। अभी तक दोस्तों इस क्वेश्चन बैंक में जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को इसमें सम्मिलित किया गया है उसको सम्मिलित करके तैयार किया गया है। तो इस सीरीज में हम लोग कुल मिलाकर के 9 सेट को कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग 10वें सेट को देखेंगे जो कि उत्पाद अवर निरीक्षक की मुख्य परीक्षा आयोजित करवाई गई थी 25/8/2019 को। उसके प्रश्न पत्र को हम लोग यहाँ पे उसका समीक्षा करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बैंक जो है इसमें पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसके बाद में प्रवर्तन अवर निरीक्षक अर्थात इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और उत्पाद अवर निरीक्षक अर्थात एक्साइज सब इंस्पेक्टर की जितनी भी एग्जाम कंडक्ट करवाई गई हैं उन सभी प्रश्न पत्रों का हम लोग देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो कि ये 10वां सेट है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों ये जो एग्ज़ाम करवाया गया था उत्पाद दरोगा अवर निरीक्षक अर्थात एक्साइज सब इंस्पेक्टर की जो मेंस की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी 25/8/2019 को, उसके हम लोग समान अध्ययन के प्रश्न पत्र को देखेंगे जो कि दूसरा प्रश्न पत्र होगा। दोस्तों, मद्य निषेध और उत्पाद एवं निबंधन विभाग जो कि बिहार सरकार में अवर निरीक्षक उत्पाद के पद के भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा ही करवाया गया था। और इस परीक्षा में मेंस की परीक्षा में दोस्तों प्रथम पत्र रहा था सामान्य हिंदी का, जिसमें कुल मिलाकर के 100 प्रश्न पूछे गए थे और द्वितीय प्रश्न जो था वो समान अध्ययन का था और इसमें भी 100 प्रश्न पूछे गए थे और प्रश्नों का स्थिति जो है वो बहुविकल्पीय रहा था। तो इसमें हम लोग देखेंगे उसके दूसरे प्रश्न पत्र को। और एक बात और मैं कह दूं कि अभी तक अगर आप लोग पीछे के जो सेट करवाए गए हैं उसको आप लोग नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप लोग उसे देख सकते हैं और उसी से लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत ही कारगर सेट है आने वाले वैकेंसीज के लिए। तो बिना विलंब किए हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न पत्र की ओर। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड प्रश्न पत्र अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र समान अध्ययन के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था। दोस्तों, बात करें कि साहू को मुक्त करने वाले उस मुगल शासक की तो वो हुआ करता था दोस्तों मुअज्जम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुअज्जम। साहू के बारे में बात करें तो साहू जी महाराज जो हैं वो शिवाजी के पौत्र हुआ करते थे और संभाजी का बेटा हुआ करते थे। औरंगजेब के शासनकाल में ही इसे कैद कर लिया गया था और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब के मरने के बाद औरंगजेब का जो पुत्र हुआ था मुअज्जम, वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा और मुअज्जम जो है वो मराठा साम्राज्य में फूट डालने के लिए ही साहू महाराज को छोड़ दिया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है। दोस्तों, हिस्टोरिका की रचना करने वाले हैं हेरोडोट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेरोडोट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है इसके लेखक हैं हेरोडोट्स और हेरोडोट्स को ही इतिहास का पितामह या इतिहास का पिता कहा जाता है। वहीं बात करें टॉलमी के बारे में तो टॉलमी 2री शताब्दी में भारत का भूगोल को लिखा था और प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक को लिखा था। इस तरह तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत का पहला AIIMS कहाँ खुला हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में खुला हुआ था। दोस्तों, बात करें भारत में पहले AIIMS तो सबसे पहले AIIMS की फुल फॉर्म की बात करें तो होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और इसकी स्थापना जो है वो 1956 ईस्वी में नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और वर्तमान में बात करें तो भारत में कुल मिलाकर के 14 AIIMS स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। दोस्तों, निम्नलिखित में से वो कौन ऐसा शासक है जो बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके मुंगेर कर दिया। वो है दोस्तों मीर कासिम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब भारत पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा तो उसी प्रभाव को देखते हुए बंगाल का नवाब जो है मीर कासिम वो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया और यहाँ सेना को मजबूत करने के लिए एक बंदूक की फैक्ट्री की भी स्थापना किया। परंतु अंग्रेज भी मीर कासिम पर शिकंजा कसने लगे। इस कारण 1764 ईस्वी में मीर कासिम की संयुक्त सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें मीर कासिम की पराजय हुई। और आगे बढ़ते हैं इस तरीके से और देखते हैं अगले प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्न में से कौन सा
कालक्रम के अनुसार सही है। दोस्तों नीचे दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शनों में से बताना है उसके कालक्रम के अनुसार सही व्यवस्थित कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पहले रामानुज, उसके बाद नामदेव, उसके बाद चैतन्य और उसके बाद तुलसी। दोस्तों रामानुज जो है वो दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाया था। रामानंद स्वामी का जन्म की बात करें तो वो 1299 ईस्वी में हुआ था और इनमें से सही क्रम जो है वो हो जाएगा रामानुज, नामदेव, चैतन्य और तुलसी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठे नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्न में से कौन अंग्रेज का कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं। दोस्तों बात करें कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में जो नहीं बने हुए हैं तो वो है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक जो है वो कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने हैं। बात करें सबसे पहले हम लोग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे 1902 ईस्वी में, जब अहमदाबाद का आयोजन हुआ था, अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था, उसी में ये बने हुए थे अध्यक्ष। उसके बाद बात कर लेते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जबकि महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी भी 1924 ईस्वी में कांग्रेस का जब बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष बने हुए थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने थे। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं, 7वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार कब आया था। मार्ले मिंटो सुधार की बात करें तो वह 1909 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी को ही मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है और इसमें लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव थे तथा लॉर्ड मिंटो जो हैं वो भारत के वायसराय थे और इसी अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व करने का प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 8 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ। सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन की सलाह पर ही 1829 ईस्वी में कानून बना करके किया था। आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पितामह के रूप में विख्यात जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय और उन्होंने 1828 ईस्वी में ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी। दोस्तों मुगल और मेवाड़ के बीच की संधि की बात करें तो वह हुई थी 1615 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल और मेवाड़ के बीच हमेशा से कटुता बनी रहती थी और महाराणा प्रताप इसी मेवाड़ के महाराजा थे जिन्होंने अकबर को कड़ी टक्कर दिया करते थे और उनसे संधि भी नहीं किया था। लेकिन महाराणा प्रताप का पुत्र हुए थे अमर सिंह और मुगल सम्राट उस समय था दोस्तों जहांगीर और इसके बीच में ही 1615 ईस्वी में ये संधि हुई थी मुगल और मेवाड़ के बीच में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 10 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। ताजमहल के लिए पत्थर की बात करें तो वो मकराना से लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें ताजमहल के बारे में तो इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां अपनी पत्नी की याद में ही करवाया था और फारस के विख्यात वास्तुकार हुआ करते थे उस्ताद ईसा लाहौरी तथा मोहम्मद एकंदुई और इन्हीं के निगरानी में ही ताजमहल का निर्माण हुआ था। 1883 ईस्वी में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व विरासत सूची में भी शामिल कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों भारत में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें कांग्रेस की स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को और इसकी स्थापना करने वाले हुए थे दोस्तों A.O. ह्यूम अर्थात एलन ओक्टोपियम ह्यूम, जो कि तत्कालीन समय में भारत का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड डफरिन हुआ करता था और डफरिन ने ही कांग्रेस के संबंध में कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ये कथन कहा गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है। दोस्तों अलीगढ़ की जो संधि हुई थी इसका संबंध था ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें अलीगढ़
चंडीगढ़ की संधि के बारे में, तो इसकी संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसमें कंपनी का प्रतिनिधित्व किया करते थे रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, जबकि इसी संधि के पश्चात नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रच करके मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पक्ष में कर लिया और इसके परिणाम स्वरूप जो नवाब हैं वो पलासी के युद्ध में हार गए। पलासी का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1757 ईस्वी में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है यज्ञ की देखरेख कौन करता था। दोस्तों यज्ञ की देखरेख से संबंधित ये प्रश्न जो प्राचीन इतिहास से पूछी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मा करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात यज्ञ की देखरेख ब्रह्मा किया करते थे। अगले प्रश्न को देखें 14 नंबर जो कि कह रहा है सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया। दोस्तों सुलह ए कुल की नीति के बारे में बात करें तो वो अकबर के द्वारा अपनाया गया नीति था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नीति अपनाई गई थी सुलह ए कुल, इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था सार्वभौमिक सहिष्णुता, और इस सिद्धांत पर ही उसके शिक्षक अब्दुल तलीफ तथा सूफी विचार का काफ़ी प्रभाव था। इसने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही नामक धर्म को भी चलाया था, अर्थात दीन ए इलाही धर्म को चलाने वाला था अकबर 1582 ईस्वी में। वहीं 1575 ईस्वी की बात करें तो 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में धार्मिक बैठक के लिए इबादत खाना का भी निर्माण करवाया था अकबर ने। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं 15 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था। दोस्तों इटली जब आक्रमण किया था तो इटली आक्रमण करके मोरक्को को जीता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखें 16 नंबर जो कि कह रहा है रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है। नीचे 4 अभिलेख दिए गए हैं और इन 4 अभिलेखों में से बताना है कि कौन सा अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्रदामन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों कुछ और भी अभिलेखों के बारे में, तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वह कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, जबकि नासिक अभिलेख है वो गौतमी बलश्री से संबंधित है। वहीं प्रयाग स्तंभ अभिलेख की बात करें तो वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। उसके बाद एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 17 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था। मंगल पांडे का संबंध जो है दोस्तों वो 34वीं इन्फेंट्री नेटिव से था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे के बारे में कुछ बात करें तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने ही एक सैनिक बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट माना कर दिया था और इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी भी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध रहा था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 18 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्धों का जो है वो 4 संगति हुआ करते थे, अर्थात 4 बौद्ध संगीति हुए थे। उसमें पहला बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में काला शोक के शासनकाल में हुआ था। हम लोगों ने देखा कि पहला बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में, जबकि दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में काला शोक के शासनकाल में हुआ था। वहीं बात करें तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में तो तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था 251 ईस्वी पूर्व में अशोक के शासनकाल में, जबकि चौथे बौद्ध संगीति की बात करें तो वो पहली सदी में कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों इस बौद्ध संगीति में ही बौद्ध जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला भाग महायान कहलाया जबकि दूसरा भाग हीनयान कहलाया। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 19 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था। दोस्तों बात करें स्वराज पार्टी के बारे में तो स्वराज पार्टी का संबंध हुआ करता था C.R. दास से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1922 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चौरा चौरी कांड के बाद ही जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, इसके कारण से कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं वे क्षुब्ध हो गए थे। इसमें से मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन कर लिया।
इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 20वें नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के नाम से जाना जाता है लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, उसी में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन का उपबंध किया गया था और इस कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक के लिए जाना जाता है लियोन कार्टियस, अर्थात प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक लियोन कार्टियस था। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव तथा लॉर्ड मिंटो जो हैं वो भारत के वायसराय हुआ करते थे। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित है। दोस्तों, नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सुमेलित है। सबसे पहले देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1992, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ये वाला जो सम्मेलन है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें भारत परिषद अधिनियम 1992 के बारे में, तो इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। उसमें पहला था अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत करना। दूसरा था इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। उसके बाद में मार्लो मिंटो सुधार का संबंध सांप्रदायिक प्रतिनिधि से था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का संबंध प्रांतों में द्वैध शासन से था। बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध के बारे में, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का संबंध था केंद्र में द्वैध शासन का लगाना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं 22 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके डिजाइन तैयार करने वाले थे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पिंगली वेंकैया ही इसके डिजाइन किया करते थे। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था और भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपना लिया था। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की अनुपात की बात करें तो 3:2 है, अर्थात इसकी लंबाई 3 और चौड़ाई 2 यूनिट। इसके बाद बात करें दोस्तों, इस तिरंगे का डिजाइन करने वाला पिंगली वेंकैया हुआ करते थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वर्ष 2018 ईस्वी में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है अगला एशियाई खेल कहाँ होगा। अगला एशियाई खेल की बात करें तो वो चीन में होगा। ये तत्कालीन करंट अफेयर्स के तौर पे प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 25 नंबर जो कि कह रहा है 6 अगस्त 1945 ईस्वी तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें से कौन सी अभिक्रिया हुई थी। उसमें की अभिक्रिया की बात करें तो उसमें अभिक्रिया हुई थी विखंडन की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका के द्वारा पहला लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था और इस बम में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। दूसरा बम 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी शहर पर फैट मैन नामक बम गिराया गया था जिसमें प्लूटोनियम 293 से बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी के मिलन स्थान को बात देखें तो वो देवप्रयाग में आकर मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडारी नदी मिलती है। जबकि देवप्रयाग की बात करें तो उसमें भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है। जबकि प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का संगम है। केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश की बात करें तो वो है दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 28 नंबर जो कि कह रहा है निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सही सुमेलन है। इसका आंसर देखें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात तमिलनाडु सलेम। दोस्तों, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो पश्चिम बंगाल में है
लेकिन यहाँ उड़ीसा दिया हुआ है, ये सही सुमेलन नहीं है। उसके बाद में राउरकेला की बात करें तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो उड़ीसा में है, लेकिन प्रश्न में यहाँ छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, जबकि ये सही नहीं है। उसके बाद में भिलाई की बात करें तो भिलाई जो है दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट वो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही सुमेलन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात तमिलनाडु जो है वो सलेम में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न को सुमेलित करें। दोस्तों एक तरफ सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग दोस्तों काजीरंगा। काजीरंगा जो है वो असम में है और बांधवगढ़ जो है वो है दोस्तों मध्य प्रदेश में, अर्थात काजीरंगा का मिलान हो जाएगा असम से, बांधवगढ़ का हो जाएगा मध्य प्रदेश से। जबकि नंदन कानन की बात करें तो इसका मिलान हो जाएगा उड़ीसा से, अर्थात 4 से। जबकि मेलघाट की बात करें तो इसका मिलान हो जाएगा महाराष्ट्र 1 से। इस प्रकार से इसका सही सुमेलन हो जा रहा है कूट के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हम लोग बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो ये मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। उसके बाद में नंदक कानन जो है नंदक कानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा में है और मेलघाट बांध अभ्यारण्य जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। देश में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य भंडार जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। सलीम अली को ही बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है दूधसागर जलप्रपात कहाँ है। दूधसागर जलप्रपात की बात करें तो वो गोवा राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गोवा तथा कर्नाटक की सीमा पर अवस्थित है दूधसागर जलप्रपात और यह झरना जो है वो भगवान महावीर अभ्यारण्य तथा मोलोलेम राष्ट्रीय उद्यान के बीच में स्थित है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है नामचिक नामकूफ कोयला क्षेत्र कहाँ है। नमचिक नामकूफ कोयला क्षेत्र की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ बात करें नामचिक नामकूफ जो कोयला क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश के अलावा भी नवेली तमिलनाडु, उसके बाद में रानीगंज पश्चिम बंगाल, उसके बाद में तलचरी उड़ीसा और झरिया की बात करें तो वो झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र माने जाते हैं। दोस्तों भारत में कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड तथा उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। वहीं बात करें लिग्नाइट कोयले के बारे में तो लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से 32 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। सर्वाधिक गर्म वाले मंडल की बात करें तो वो क्षोभ मंडल होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम धरती के तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान कम होते जाता है। क्षोभ मंडल जो है वो सबसे निचला मंडल होता है, इसलिए ये सबसे अधिक तापमान के कारण ही क्षोभ मंडल जो है वो गर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 33 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट अवस्थित है उस घाट को कहा जाता है सह्याद्री, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है वो उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र से सटे हुए ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है या कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 1600 किलोमीटर की है। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है वह सह्याद्री को 2 भागों में बराबर बांट देती है। दोस्तों उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री नामक 2 सह्याद्री में बांटती है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को सर्वोच्च श्रेणी क्रमशः कालसूवाड़ और कुद्रेमुख कहा जाता है, या वहाँ का जो सर्वोच्च श्रेणी है वो है दोस्तों कालसूवाड़ और कुद्रेमुख। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 34 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है इसको देखें तो वो सिप किला जम्मू कश्मीर में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ दर्रे से संबंधित राज्य को देखें तो काराकोरम दर्रा, उसके बाद में जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा,
बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, ये सब जो है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। सिप किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लच्छा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद में लीपू लेख दर्रा, मना दर्रा, नीति दर्रा, ये उत्तराखंड में है। और वहीं बात करें नाथुला और जयलेपला दर्रा, तो ये सिक्किम में है। उसके बाद में बोमडीला दर्रा और तिफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है रंगीत नदी कहाँ बहती है। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है रंगीत नदी कहाँ बहती है। तो रंगीत नदी जो है वो सिक्किम में बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगीत नदी के साथ साथ बात करें तीस्ता नदी के बारे में, तो ये सिक्किम की 2 जीवन रेखा समझी जाने वाली नदियाँ हैं। अर्थात रंगीत नदी और तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम की 2 जीवन रेखा समझी जाने वाली नदी है। रंगीत नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 36 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा की बात करें तो वो झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 37 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अनुच्छेद 37, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह समाज के कल्याण तथा भलाई के लिए ही बनाया गया है। अनुच्छेद 47 के तहत इसे पूर्ण करने के लिए न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। दोस्तों सरकार अपने सुविधा अनुसार तथा संसाधन की उपलब्धता के आधार पर ही नीति निर्देशक तत्व को लागू करती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 38 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है। दोस्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसको पदच्युत करने वाले होते हैं जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए हटाने के लिए किया जाता है, वहीं प्रक्रिया भी राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिए भी की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें तो 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के अधीन ही 1992 के अधीन ही राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। अर्थात राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत की गई है, तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है तथा उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत तथा अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 39 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन और उसके बाद में डॉक्टर शंकर दयाल, ये जो है ये सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है। भारत में आपातकाल की बात करें तो कुल मिलाकर के 3 बार लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की प्रथम घोषणा चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। यह उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 ईस्वी को वापस ली गई और दूसरी बार जब आपातकाल लगाया गया था तो दूसरी बार इसकी घोषणा की गई थी 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को, जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था। उसके बाद में तीसरी बार आपातकाल लगाई गई थी। ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, जो कि अतिरिक्तांक गड़बड़ी के आधार पर ही 26 जून आंतरिक कुछ गड़बड़ी हुई थी, उसके वजह से ही 26 जून 1975 ईस्वी को इंदिरा गांधी जी के द्वारा तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाई गई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को।
41 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। उद्देशिका में दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। उसमें है दोस्तों विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार जो है वो संविधान की सर्वोच्चता यूएसए के संविधान से लिया गया है, अर्थात मौलिक अधिकार का स्रोत जो है वो यूएसए के संविधान से है। मौलिक अधिकार की शक्तियां जो है वो जर्मनी से ली गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति की बात करें तो वो है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के हेतु गठित समितियां जो है वो निम्न प्रकार से है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति के बारे में, जिसका गठन किया गया था 1957 ईस्वी में। उसके बाद में अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी, पीबी के राय समिति 1985 ईस्वी में, एलएम सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है और पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन जो है वो केलकर समिति के सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत ही केलकर समिति के सिफारिश पर इसकी की गई थी। दोस्तों केलकर समिति के सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत जो है वो संवैधानिक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 44 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया। उद्देशिका में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, तो इसमें है दोस्तों समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नामक शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 45 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत करने का जो प्रक्रिया है वो है संसदीय प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके उसे पदच्युत किया जाता है और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन के द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। परंतु कंडीशन ये है कि इसके लिए आवश्यकता ये है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही इसकी लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन में 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर भी हो। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है उसके 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 46 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संघात्मक सरकार में क्या होता है। संघात्मक सरकार में होता है शक्तियों का एकत्रीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघात्मक सरकार की बात करें तो इसका तात्पर्य एक ऐसी सरकार से होता है जिसमें केंद्र तथा उसके इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध होता है। केंद्र तथा राज्य के परस्पर सहयोग से शासन प्रशासन का कार्य करता है ताकि प्रशासनिक समरूपता सुनिश्चित हो सके। इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है और भारत के संविधान में स्टेट ऑफ यूनियन अनुच्छेद 1 में वर्णित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 47 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो वो है दोस्तों बरगद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें भारत के राष्ट्रीय पुष्प के बारे में तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, जबकि राष्ट्रीय पक्षी मयूर को माना जाता है और राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। जबकि राष्ट्रीय फल की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय फल है दोस्तों आम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 48 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो वो है गंगा का डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है चिल्ली का चूकी मात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों चिल्ली का चूकी मात खाने जो हैं वो प्रसिद्ध है दोस्तों कॉपर के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 50 नंबर, जो कि कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी हुई है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ने वाले हैं दोस्तों मेधा पाटेकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें मेधा पाटेकर के बारे में तो सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही 1986 ईस्वी में मेधा पाटेकर ने मध्य प्रदेश में धारंग राष्ट्र समिति की स्थापना की थी। 1989 ईस्वी में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ ही इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। इसके बाद बात करें दोस्तों चिपको आंदोलन के बारे में तो चिपको आंदोलन जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 51 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है। भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा EL नीनो साउथ ओसिलेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 52 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश राज्य की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर, जो कि कह रहा है निम्नलिखित का उचित मिलान करें। एक तरफ सूची 1 है और दूसरे तरफ सूची 2 है। सूची 1 में कुछ बांध दिए गए हैं और सूची 2 में उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टिहरी बांध के बारे में। तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में है और हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। इस प्रकार से एक ए का मिलान हो जाएगा 1 से, बी का मिलान होगा 2 से, सी का मिलान होगा 3 से और डी का मिलान हो जाएगा 4 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें दोस्तों टिहरी बांध के बारे में तो टिहरी बांध जो है वो देश का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। वहीं बात करें सरदार सरोवर बांध के बारे में तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। हीराकुंड बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। जबकि चंबल नदी पर बात करें दोस्तों गांधी सागर बांध है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अर्थात गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर दोस्तों, चंबल नदी पर। इसके बाद में राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध की बात करें तो वो राजस्थान में स्थित है। बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कहा गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 54 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्न में कौन सही नहीं है। निम्न में कौन सही नहीं है इसको देखें तो पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश इसका जो सही सुमेलन है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें 55 नंबर, जो कि कह रहा है कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है। कांच का गहरा नीला रंग जो है वो होता है दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्रोमेट से कांच का रंग हरा होता है, फेरिक ऑक्साइड से भूरा रंग, गोल्ड क्लोराइड से रूबी लाल, उसके बाद में कैडमियम सल्फेट से पीला, क्यूप्रिक अम्ल से पीकॉक नीला और क्यूप्रस ऑक्साइड से चटक लाल होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 56 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है। अमीबा की भोजन की बात करें दोस्तों तो वो कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 57 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है। सबसे कम प्रदूषण की बात करें तो वो CNG से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 58 नंबर, जो कि कह रहा है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत देने वाले थे दोस्तों हाइजेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश में 2 तरह के गुण पाए जाते हैं। एक होता है दोस्तों तरंग गुण अर्थात वेव नेचर और दूसरा होता है कणीय गुण अर्थात पार्टिकल नेचर। तरंग गुण के कारण प्रकाश व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन, परावर्तन, सीधे रेखा में गमन ये सब होता है। जबकि प्रकाश के विद्युत प्रभाव तथा क्रॉम्पटन प्रभाव प्रकाश के कण सिद्धांत की व्याख्या करता है। तरंग सिद्धांत का वर्णन हाइजेन ने और प्रकाश का कणीय सिद्धांत का सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 59 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है इनमें से कौन परजीवी पादप है। परजीवी पादप की बात करें तो वो है दोस्तों कसकूटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कसकूटा। अगला प्रश्न 60 नंबर, जो कि कह रहा है
अमलगम क्या है? अमलगम की बात करें तो वो है दोस्तों एक तरल पारा मिश्रित धातु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 61 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है डीएनए किसमें पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए की संरचना वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, लेकिन डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन कौन वर्ग ने किया था? डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था और प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले अरविंद खुराना ने किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? दोस्तों, अगर किसी वस्तु का संवेग को दुगुना कर दिया जाता है तो उसके गतिज ऊर्जा में जो है वो 300% की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 63 नंबर, जो कि कह रहा है दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? दांत के निर्माण में सबसे अधिक भूमिका होती है कैल्शियम की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 64 नंबर, जो कि कह रहा है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति की बात करें तो वो होती है दोस्तों ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 65 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है इनमें से कौन टाक पॉलीमर्स एंजाइम्स का श्रवण करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा इस्चेरिया कोलाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 66 नंबर, जो कि कह रहा है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 67 नंबर, जो कि कह रहा है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल क्या है? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के प्रतिफल की बात करें तो वो है युवा अशांति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 68 नंबर, जो कि कह रहा है वस्तु संयोग संस्थापन का उदाहरण है। दोस्तों, वस्तु संयोग स्थापनापन का उदाहरण जो है वो हो जाएगा दोस्तों पेन और स्याही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 69 नंबर, जो कह रहा है जब समाज सभी नियमों को मापदंड के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ में पालन करता है तो उसे सामाजिकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 70 नंबर, जो कि कह रहा है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है और प्रकाश वर्ष का जो प्रयोग है वो बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए ही किया जाता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो वो पारसेक होता है और एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 71 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है आई केम, आई सॉ, आई कंजर्व्ड किसने कहा था? दोस्तों, इस वाक्य को कहने वाले थे जूलियस सीजर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 72 नंबर, जो कि कह रहा है देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री लॉन्च पुस्तक किसने लिखा है? दोस्तों, एक पुस्तक है जिसका नाम है देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री लॉन्च। इस पुस्तक को लिखने वाले हैं दोस्तों मिल्टन फ्राइडमैन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 73 नंबर, जो कि कह रहा है भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग करता है? भारत का राष्ट्रपति जो है वो विशेषिक अधिकार के लिए वीटो का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है धान की खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? धान की खेत से बात करें तो वो CH4 नामक गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात सदैव स्मरण रखना है कि दलदली क्षेत्र में मीथेन अर्थात CH4 गैस निकलती है, क्योंकि दलदली क्षेत्र में जीवाश्म सड़ते गलते रहते हैं और इस प्रक्रिया में CH4 अर्थात मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस को ही मार्स गैस भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 75 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा की बात करें तो वो है यूरो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखें 76 नंबर, जो कि कह रहा है 76 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि 15 संख्याओं का औसत 7 है
प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6.5 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो मध्य की संख्या क्या होगी। इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग 15 संख्याओं के योग को निकालेंगे और 15 संख्याओं के योग को निकालने के लिए 15 में और 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 105। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं, कह रहा है कि प्रथम 8 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 6.5, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले 8 संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है 6.5 उससे हम लोग गुना करेंगे, वो हो जाएगा दोस्तों 52। उसके बाद में जो अंतिम 8 संख्या दिया हुआ है उसका औसत दिया हुआ है 8.5, अर्थात अब आखिरी के 8 संख्याओं का 8.5 से गुना करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा दोस्तों ये आ जाएगा 68 के बराबर। अब क्या करेंगे, पहले जो 52 आया था उसको 68 से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120, और हम लोग जो 15 में और 7 से गुना किए थे तो आया था 105, तो 120 में से 105 को हम लोग हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 15, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 77 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित विकल्प को चुनना है। इसका सही आंसर को देखें दोस्तों, पहले ये फिगर दिया हुआ है इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं और इसमें क्या भरा जाएगा उसको देखना है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये त्रिभुज हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 68 नंबर प्रश्न जो कि 78 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से ऐसे कितने 8 हैं जिसके पहले 6 तथा बाद में 5 हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 8 हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 79 नंबर जो कि कह रहा है 79 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। ये दोस्तों हो जाएगा a + b के होल स्क्वायर पे संबंधित ये प्रश्न है, जहाँ पर a का मान हो जाएगा 0.623 और b को मान लेंगे हम लोग 0.377, अर्थात ये हो जाएगा ये स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर के बराबर। उसके बाद में ये हो जाएगा ए बी और नीचे वाला है दोस्तों ए स्क्वायर + बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला पे बैठाकर जब हम लोग काटेंगे इसको तो काटने छांटने के बाद जो आंसर है उसका वो हो जाएगा 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 80 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है यदि a बराबर 2 है, b बराबर 3 है, c बराबर 4 है तथा d बराबर 5 है, तब 20, 22, 19, 23, 6 और 26 का कौन सा अर्थ होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये सी जो है ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि a का मान 1 होता है लेकिन यहाँ पर 1 की वृद्धि करके 2 किया गया है और b का क्रम 2 होता है लेकिन 1 का वृद्धि करके 3 किया गया है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 20 दिया हुआ है, इसका मतलब 1 कम होगा तो 20 जो है वो s से होगा। उसके बाद में 22 दिया हुआ है, 22 का मतलब 1 कम करेंगे 21 पे आएगा तो u होगा। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 81 नंबर प्रश्न। ये सब रीजनिंग और मैथ है, आप लोग इसे कॉपी और कलम पे कर लीजिएगा क्योंकि इस पे बताना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो रहा है, तो हम लोग इसके केवल आंसर को ही करते चलेंगे। अब एक बार फिर से हम लोग इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 81 नंबर कह रहा है यदि a क्रॉस b का अर्थ है a b का भाई है तथा a माइनस b का अर्थ है कि a b की माता है, तब इनमें से कौन सा संबंध बताता है कि r d का मामा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 82 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है घड़ी की कीमत में 30% वृद्धि करने के बाद 10% की छूट दी जाती है, तब विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होता है। दोस्तों ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत नामक चैप्टर का ये प्रश्न है, आप लोग इसे कागज और कलम लेकर के इसे विधिवत ढंग से कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे पर्याप्त स्थान न होने की वजह से हम लोग इसे स्किप करके चलेंगे और केवल आंसर को करते हुए चलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 17%। अगले प्रश्न को देखते हैं 83 नंबर जो कि कह रहा है यदि इस शब्द का अर्थ इतना है और इस शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कोड को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 84 नंबर जो कि कह रहा है यदि 4p3 में 984 जोड़ दिया जाए तब 13q7 में प्राप्त होता है। यदि
13Q7 11 से विभाजित है तो P प्लस Q का मान क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थात 10 इसका मान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 85 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है 20 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? 20 मिनट में घंटे की सुई के घूमने की जो डिग्री है वो हो जाएगा दोस्तों 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि एक संख्या तथा उसके 2/3 का योग 90 है तब बड़ी संख्या क्या होगी? कह रहा है दोस्तों एक संख्या तो छोटी संख्या को हम लोग x मान लेंगे और प्रश्न के अनुसार लेके चलेंगे तो x में फिर क्या करेंगे 2x और बटा 3 करेंगे तो ये 90 के बराबर हो रहा है। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं देखते हैं 87 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है यदि वर्ग की लंबाई में 1% की त्रुटि हो जाए तब वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 2% की त्रुटि होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है एक कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक बस उससे 40 मीटर आगे है। यदि कार 20 सेकंड में बस को 60 मीटर पीछे कर देता है तब बस की चाल क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखें। 89 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दोस्तों हम लोग सबसे पहले प्रश्न आकृति को देखते हैं और प्रश्न आकृति के बाद देखने से ये पता चलता है कि यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा। तो इसके अनुसार इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थात केवल एक डॉट आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है यदि y = x - x² + x³ - x4 प्लस ... इन्फिनिटी तब x का मान क्या हो जाएगा? उस स्थिति में x का मान हो जाएगा दोस्तों y = 1 - y। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है यदि एक पेड़ की छाया उसकी लंबाई का √3 गुना है तब उन्नयन कोण क्या होगा? यदि एक पेड़ की छाया उसकी लंबाई का √3 गुना है तो उसका उन्नयन कोण जो है वो हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 92 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग की बात करें तो दोस्तों वो है 16,641। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि 1/x + 1 प्लस 1/x + 2 इज बराबर है 2/x + 10 तब x का मान क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थात -26/17 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है एक थैले में 1 रुपये तथा 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्रमशः 3:5:7 है तथा कुल रुपया जो है वो 155 रुपया है तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? कुल सिक्कों की संख्या की बात करें तो वो हो जाएगा दोस्तों 375। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 95 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है नीचे दी गई ज्यामितीय आकृति का अवलोकन करें। ये जो ज्यामितीय आकृति दिया हुआ है दोस्तों इसको बढ़िया से देखना है, ढंग से देखना है और देखने के बाद प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है चतुर्भुज ABCE का परिमाप तथा त्रिभुज CDE के परिमाप में किसका परिमाप बड़ा है और कितना बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्थात त्रिभुज का बड़ा है 7/6। आगे बढ़ते हैं देखते हैं 96 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है एक बाग में कुछ बतख तथा कुछ बकरियां हैं। यदि सिरों की संख्या 58 है तथा पैरों की संख्या 140 है तब बकरियों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 97 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 98 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है यदि 9 का पावर x + 2 हो और ये बराबर है 240 + 9 का पावर x तब x का मान कितना हो जाएगा? उस स्थिति में x का मान हो जाएगा दोस्तों 1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 99 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है एक रोलर से सड़क को समतल किया जाना है। यदि रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर एवं लंबाई 1 मीटर है तथा 1000 चक्कर में रोलर सड़क को समतल कर देता है तो सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका सही आंसर
हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थात 2200 वर्ग मीटर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 100 नंबर प्रश्न और इस सेट का आखिरी प्रश्न जो कि कह रहा है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर की माप अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के एक कार्टून से एक आयताकार बॉक्स को बनाया जाता है, तब बॉक्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। दोस्तों इस स्थिति में बॉक्स का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 310 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही दोस्तों हम लोगों ने 100 प्रश्नों के साथ ये जो 10वां सेट है उसको भी हम लोग पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। अर्थात ये जो सेट है दोस्तों इसके बारे में बात करें तो ये उत्पाद दरोगा से संबंधित इस प्रश्न पत्र है, जो कि दूसरा प्रश्न पत्र है समान अध्ययन का, और पहला प्रश्न पत्र रहा था समान हिंदी का जिसको हम लोग स्किप करके चले हैं, बाद में डिमांड होगा तो उसको भी हम लोग लाएंगे। और ये जो सेट रहा था 10वां नंबर सेट जो कि उत्पाद दरोगा उत्पाद अवर निरीक्षक की मुख्य परीक्षा रही थी, जिसका आयोजन 25/8/2019 को करवाया गया था। तो इस तरीके से आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पे स्थगित करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन अगले सेशन के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।